नमस्कार साथियों, एग्जाम नजदीक आ जाने की वजह से आप सब ने कमेंट किया है सर ज्योग्राफी का वायरल क्वेश्चन बताइए जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं प्यारे बच्चों, अगर आप सभी आज के क्लास में दिखाए गए सभी प्रश्नों को याद कर लिए तो 80% नंबर कोई बड़ी बात नहीं है। अब तक के पूछे गए सभी प्रश्नों में से टॉप 50 कितना टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप सभी को आज के क्लास में दिखाऊंगा जो 99% चांस है प्यारे बच्चों, जो 99% चांस है 2026 में आएगा ही आएगा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? देखो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को सबसे पहले क्वेश्चन को समझाऊंगा ताकि आप सभी भूल ना पाओ, ठीक है। इसलिए आप सभी क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। अभी तक में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं ज्योग्राफिक में, ठीक है, ज्योग्राफिक में अभी तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे हैं उनमें से मैंने छांट के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के लिए चुना है, ठीक है। इसलिए आप सभी अच्छे से देखो और 99% चांस है प्यारे बच्चों, 99% चांस है 2026 में ये सभी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसलिए आप सभी क्लास को भूल के भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? देखो इन ऑप्शन में सबसे कम भाषा परिवार की जनसंख्या यानी कि सबसे आबादी कम कहां पर है तो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। एशिया में सबसे ज्यादा है, यूरोप में भी है और ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम है, दक्षिण अमेरिका में भी ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है हम सभी को निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है सबसे कम आबादी वाला इनमें देश कौन सा है तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अब देखो मैं आप सभी को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं कि आबादी ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम क्यों है। देखो आप सभी को, देखो ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप है। मेरे बच्चों याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया जो है पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप है और यहाँ की जनसंख्या सबसे कम है। मैंने आप सभी को समझा दिया, ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप है और यहाँ की जनसंख्या सबसे कम है। अब देखो प्यारे बच्चों, एशिया में लगभग 4.7 अरब है, अफ्रीका में लगभग 1.4 अरब है, यूरोप में लगभग 74 करोड़ है और उत्तर अमेरिका में लगभग 60 करोड़ है, दक्षिण अमेरिका में लगभग 43 करोड़। अब देखो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में लगभग मात्र 2.6 करोड़ यानी कि 26 मिलियन के आसपास होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में 2.6 करोड़ ही है बस। देखो आप सभी को याद रखना है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या कम है तो ऑस्ट्रेलिया में भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है इसलिए मैं आप सभी को ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या कम है तो ऑस्ट्रेलिया में। याद हो गया? आप सभी कॉपी खोल लो, एक एक क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लो आप सभी, ठीक है। चलिए हम सभी 2 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरू कब हुई थी? बहुत ही एक्सपेंसिव क्वेश्चन है, आप सभी यहाँ पर वीवीआई लगाते जाओ, ठीक है। भारत में हरित क्रांति की शुरू कब हुई थी यानी कि शुरुआत कब हुई थी, शुरू कब हुई थी भारत में हरित क्रांति, तो बताइए आप सभी। हरित क्रांति शुरू होने का कारण क्या है? हरित क्रांति क्या है? देखो मेरे बच्चों, मैं आप सभी को पहले हरित क्रांति का मतलब बताता हूँ। हरित क्रांति का अर्थ होता है कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाना। जैसे कि हम सभी गेहूं का खेती किए, मक्का का खेती किए, यानी जिसे मकई बोलते हैं, ठीक है, मकई का खेती किए, धान का खेती किए, उसमें ज्यादा वृद्धि आए, किसके कारण? तो हरित क्रांति के कारण, ठीक है। उसी को हरित क्रांति बोला जाता है। देखो हरित क्रांति का मतलब होता है प्यारे बच्चों कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाना, विशेष करके गेहूं और धान की पैदावार में, ठीक है। यानी कि जो हम सभी गेहूं उगाते हैं, धान उगाते हैं, खास करके उनमें आधुनिक तकनीक, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई और उच्च उपज वाली बीज जैसे कि HYB सीड्स के प्रयोग, ठीक है। ये HYB सीड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रारंभ में हरित क्रांति का उपयोग पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में किया गया था, ठीक है। देखो मेरे बच्चों, हरित क्रांति का शुरुआत सबसे पहले कहां पर किया गया? पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में किया गया था, ठीक है। बाद में यह देश के अन्य भागों में फैल गया था। क्या? हरित क्रांति। समझे आप सभी? नहीं समझे? एक बार फिर से बताता हूं, ठीक है। भारत में हरित क्रांति प्यारे बच्चों 1960 के दशक में, यानी कि दशक का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो 1960 के दशक में, तो 1970 के बीच, ठीक है, यानी कि 1960 से लेकर के 1969, ठीक है, 1969 उसी को बोलते हैं दशक। समझ गए आप सभी, ठीक है। भारत में हरित क्रांति की शुरू 1960 के दशक में हुई थी, ठीक है। अब देखो हरित क्रांति का अर्थ होता है कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाना, जैसे कि गेहूं हो गया, खास करके धान हो गया, इन सभी की खेती में खास करके अधिक वृद्धि लाना, ठीक है। इसी को बोला जाता है हरित क्रांति। आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए हम सभी देखते हैं अब 3 नंबर में, बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अच्छे से देखो। बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है बिहार, चौथा है झारखंड। और इस क्वेश्चन का कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर बता सकते हो? कमेंट करके बताते जाओ, ठीक है। बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? देखो प्यारे बच्चों, बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड में, ठीक है। बोकारो इस्पात केंद्र झारखंड में स्थित है।
देखो संयंत्र का नाम है बोकारो इस्पात संयंत्र, ठीक है। एक संयंत्र है प्यारे बच्चों, बोकारो इस्पात केंद्र जो है इसका एक मुख्यालय होता है जो कि संयंत्र कहा जाता है इसको, ठीक है। बोकारो इस्पात संयंत्र, इनकी स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में, ठीक है। इसका स्थान है यानी कि ये जो बोकारो इस्पात केंद्र है ये कहाँ पर है, तो बोकारो यानी कि झारखंड में है, ठीक है। बोकारो कहाँ पर पड़ता है, तो झारखंड में पड़ता है, ठीक है। अच्छे से देखते जाओ, याद हो जाएगा आप सभी को, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखो, एक बार में ना सही वीडियो को दोबारा देख लेना, लेकिन याद करके जाना, ठीक है। क्योंकि ये सभी टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप सभी को आज दिखाऊंगा, ठीक है। याद रखिएगा। बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, बोकारो इस्पात केंद्र झारखंड में है, जो कि बोकारो, ठीक है, बोकारो झारखंड में ही पड़ता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं, भारत में, हमारे प्यारे भारत देश में पूरे पृथ्वी की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं। कितने बच्चे को मालूम है इस क्वेश्चन का सही आंसर, बताओ आप सभी। देखो प्यारे बच्चों, विश्व जनसंख्या यानी कि पूरा पृथ्वी वर्तमान में अभी 2025 में लगभग 8 अरब यानी कि 800 करोड़ से अधिक लोग हैं पूरी पृथ्वी पर अभी, यानी कि अभी, ठीक है, 2025 में 800 करोड़ से अधिक लोग हैं। और भारत की जनसंख्या प्यारे बच्चों देखो 1.42 अरब यानी कि 142 करोड़ के आसपास है। अभी भारत में 2025 में 142 करोड़ आबादी है, ठीक है, जो कि प्रतिशत में होता है 17.5%, ठीक है। 142 करोड़ को अगर आप सभी प्रतिशत में बदलोगे तो 17.5% होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17.5%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं, तो 17.5%। याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमशेदपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, जमशेदपुर, आप सभी याद करो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। जमशेदपुर प्यारे बच्चों किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए बताओ। जमशेदपुर जो है औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक का मतलब क्या होता है ये भी जान लो आप सभी। देखो ऐसा नगर या शहर जहां मुख्य रूप से बहुत सारे उद्योग स्थापित हो, उद्योग यानी कि फैक्ट्री बड़े बड़े, ठीक है, और लोगों की आजीविका यानी कि रोजगार, आजीविका का मतलब रोजगार, ठीक है, उन उद्योगों पर निर्भर हो, उसे औद्योगिक नगर कहा जाता है। औद्योगिक नगर का मतलब आप सभी ऐसे समझो सीधे, कोई ऐसा गांव या फिर शहर जहां पर वहां के लोगों के लिए, उनके लिए साधन हो, काम करने के लिए साधन हो, उनका रोजगार हो जाए, उनका रोटी दो पल का, 2 वक्त का वो रोटी कमा के खा ले, उसी को बोलते हैं औद्योगिक नगर, ठीक है। यानी कि जमशेदपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जमशेदपुर में खास करके औद्योगिक नगर है, ठीक है। जमशेदपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, औद्योगिक नगर, यानी कि वहां पर बड़े बड़े कारखाने और फैक्ट्री हैं, ठीक है। चलिए, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार या फिर झारखंड। तो 6 का आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, ठीक है। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। झरिया कोयला क्षेत्र प्यारे बच्चों भारत का सबसे प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। झरिया कोयला क्षेत्र जो है भारत का सबसे प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। यह झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है। देखो मैं आप सभी को पूरे डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड राज्य के, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। झारखंड राज्य जो है, ठीक है, जैसे हम सभी बिहार राज्य में रहते हैं, ठीक है, ठीक उसी तरह एक झारखंड राज्य है, ठीक है। झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है ये झरिया कोयला क्षेत्र, ठीक है, याद रखिएगा। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहां पर पाया जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन, अच्छे से देख लो प्यारे बच्चों, ठीक है। विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहां पर पाया जाता है, अफ्रीका में या फिर यूरोप में, एशिया में या फिर उत्तरी अमेरिका में, बताइए आप सभी कमेंट करके बताओ अगर आप सभी को मालूम है तो, ठीक है। विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहां पर पाया जाता है, आप सभी वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है। विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहां पर पाया जाता है, तो 7 का सही आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यूरोप में, ठीक है। विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहां पर पाया जाता है, तो यूरोप में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो मैं आप सभी को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। रेल तंत्र की सघनता का अर्थ होता है, ठीक है, यानी कि रेल, यहाँ जो लिखा हुआ है विश्व का सघनतम रेल तंत्र, इनका मतलब होता है किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, ठीक है। किसी क्षेत्र में, ठीक है, किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। रेल मार्ग का मतलब वही पटरी जिसको हम सभी बोलते हैं, ठीक है। यानी जहां रेल मार्ग बहुत घने और पास पास हो वहां रेल तंत्र सघन कहा जाता है। जैसे कि मान लो अभी कटिहार में, बहुत बच्चे जानते होंगे कटिहार, ठीक है, कटिहार में अभी रेल तंत्र जो है वो सघन है, यानी कि वहां पर एक मतलब सटा सटा रेल का पटरी है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप सभी। सघनतम रेल तंत्र उसी को बोला जाता है, ठीक है, याद होगी आप सभी को। विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहां पर पाया जाता है, बताइए। विश्व का यानी कि पूरे पृथ्वी में सघनतम रेल तंत्र कहां पर पाया जाता है, सबसे भीड़ ज्यादा कहां पर होती है, तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूरोप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, अच्छे से देखो प्यारे बच्चों, याद हो जाएगा आप सभी को, ठीक है। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूरोप में होगा, ठीक है। चलिए, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, पूरे पृथ्वी पर सब कुछ मिला करके रेलगाड़ी कब चली थी, यही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अच्छे से देखो याद हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे, एक मिनट कहाँ गया। हाँ, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, 1825 में, 1852 में, 1824 में या फिर 1836 में। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, तो 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1825 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है,
1825 में। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1825 में चली थी। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर में, नागपुर योजना संबंधित है। नागपुर योजना सड़क परिवहन से संबंधित है, याद रखिएगा। यहाँ देखो, नागपुर योजना भारत में सड़क निर्माण के लिए बनाई गई एक राष्ट्रीय योजना थी, ठीक है। नागपुर योजना जो थी प्यारे बच्चों, नागपुर योजना भारत में सड़क निर्माण के लिए बनाई गई एक राष्ट्रीय योजना थी। इसे 1943 में नागपुर शहर महाराष्ट्र में जो है, ठीक है, आयोजित एक शहर सम्मेलन में तैयार किया गया था। एक बार फिर से पढ़ लो, यहाँ पर देखो, इसे 1943 में नागपुर शहर जो कि महाराष्ट्र में बसता है, ठीक है, आयोजित एक शहर, यहाँ देखो, आयोजित एक सड़क सम्मेलन में तैयार किया गया था। किनको? नागपुर योजना को। नागपुर योजना को कब नागपुर योजना सम्मेलन कब किया गया था? तो 1943 में। और कहाँ पर है? तो नागपुर शहर जो है महाराष्ट्र में जो कि बसता है, नागपुर शहर में स्थित है, ठीक है। नागपुर योजना किसके लिए, किससे संबंधित है? नागपुर योजना सड़क परिवहन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 2015 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर प्यारे बच्चों, 1 जनवरी होगा, ठीक है। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब देखते हैं हम सभी 11 नंबर में, कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, वीवीआई लगाते जाओ, ठीक है। देखो, मैं थोड़ा सा अगर कहीं बोलते बोलते तोतला जाता हूँ तो आप सभी उन पे फोकस मत करना, आप सभी अपने काम पे फोकस करो, ठीक है। अभी थोड़ा सा अभी तबियत खराब है इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो याद हो जाएगा। कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? महाराष्ट्र में नहीं है, गोवा में नहीं है, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। आखिर क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? बताइए। अब देखो, मैं आप सभी को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। यह भारत के पश्चिम तटीय क्षेत्र में बनी रेल लाइन है। क्या कोंकण रेलवे भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में बनी रेल लाइन है जो 3 राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र से, गोवा से, कर्नाटक से। यानी कि कोंकण रेलवे इन 3 राज्यों में फैली हुई है। लेकिन क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? देखो, आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन तमिलनाडु में कोंकण रेलवे का विस्तार नहीं है, ठीक है। देखो, यहाँ पर मैं आप सभी को पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। यह भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में बनी रेल लाइन है, ठीक है। कोंकण रेलवे जो है भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में बनी रेल लाइन है जो 3 राज्यों से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। लेकिन तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर सीधा सीधी है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, तमिलनाडु से, ठीक है। कोंकण रेलवे का विस्तार तमिलनाडु में नहीं है, ठीक है। याद हो गया। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, नई औद्योगिक नीति लागू कब की गई? नई औद्योगिक नीति लागू कब की गई? 1950 में, 1991 में, 2014 में या फिर 2015 में? नई औद्योगिक नीति लागू कब की गई? तो 12 का सही आंसर, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो सबका राइट आंसर है 1991 में, ठीक है। नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? 1991 में लागू की गई थी, ठीक है। चलिए, देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है। भारत में पहले, ठीक है, भारत में पहले की औद्योगिक नीति 1956 में बनी थी। भारत में सबसे पहले औद्योगिक नीति 1956 में बनी थी, ठीक है। लेकिन समय के साथ साथ देश में आर्थिक संकट आने लगा, ठीक है। इसलिए भारत सरकार ने 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति लागू की थी, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। सबसे पहले भारत में औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? तो 1956 में की गई थी। लेकिन भारत में प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम है, आर्थिक संकट यानी कि एक दूसरे से, मतलब एक देश से दूसरे देश में हमला होना, ये सभी आम बात है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए चीन और इंडिया में अभी तो कितना अमेरिका से लड़ाई होता है, आप सभी को मालूम है, ठीक है। इसलिए भारत सरकार ने 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति को लागू की थी। यह नीति उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, जब 24 जुलाई 1991 को एक औद्योगिक नीति लागू की गई थी तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे भारत देश के पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। और वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई थी। क्या चीज? नई औद्योगिक नीति। नई औद्योगिक नीति किनके द्वारा लागू की गई थी 1991 में? तो यहाँ के भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले औद्योगिक नीति 1956 में की गई थी और दूसरी बार 24 जुलाई 1991 को की गई थी, ठीक है। अच्छे से देख लो, याद हो जाएगा। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य अपना बिहार, ठीक है। तो बच्चे को मालूम है भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो बिहार है। चलिए, कच्चा लोहा में मैंगनीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? अगर आप सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट कर दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी तैयारी 80% मिला जुला के ठीक ठाक चल रही है। कच्चा लोहा में मैंगनीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। जितने भी बच्चे बता रहे हो इस्पात, सबका सही आंसर है, ठीक है। अभ्रक नहीं होगा, ठीक है। बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर अभ्रक होगा, लेकिन ये अभ्रक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। इस्पात बनाया जाता है प्यारे बच्चों। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इस्पात, ठीक है। देखो फिर से बताता हूँ, कच्चा लोहा में मैंगनीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो कच्चा लोहा में मैंगनीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। जब कच्चे लोहे में, ठीक है, जब कच्चे लोहे में मैंगनीज को मिलाया जाता है
तो यह लोहा मजबूत और लचीला बन जाता है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। कच्चा लोहा में अगर आप सभी मैग्नीज को मिलाओगे तो यह बहुत लचीला हो जाएगा, ठीक है, और मजबूत बन जाता है। और इन मिश्रित धातु को कहा जाता है इस्पात, ठीक है। जब कच्चे लोहे में मैग्नीज को मिलाया जाता है तो वह बिल्कुल मजबूत और लचीला हो जाता है, और इस धातु को कहा जाता है इस्पात। याद हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों, फ्रेडरिक रेटजेल को। मानव भूगोल का संस्थापक फ्रेडरिक रेटजेल, याद कर लो आप सभी। अब देखो यहाँ पर फ्रेडरिक रेटजेल के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। फ्रेडरिक रेटजेल एक प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेता थे, ठीक है। फ्रेडरिक रेटजेल प्यारे बच्चों एक प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेता थे, ठीक है। उन्होंने बताया कि उनकी इसी सोच को कहा गया है पर्यावरण नियतिवाद, ठीक है। उनकी इसी सोच को कहा गया पर्यावरण नियतिवाद। या फ्रेडरिक रेटजेल का एक प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेता थे, उन्होंने बताया कि उनकी इसी सोच को कहा गया है पर्यावरण नियतिवाद, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, ठीक है, जो कि एंथ्रोपियोजियोग्राफी है, ठीक है, सन 1882 से लेकर 1891 के बीच लिखी गई थी, ठीक है। ये जो प्यारे बच्चों फ्रेडरिक रेटजेल जो एक बुक लिखे थे जो कि एंथ्रोपियोजियोग्राफी है, ठीक है, 1882 से लेकर के 1891 के बीच लिखी गई थी, ठीक है। इसमें उन्होंने पहली बार मानव भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। देखो प्यारे बच्चों कितनी बड़ी बात है, ठीक है। फ्रेडरिक रेटजेल एक पुस्तक लिखे थे एंथ्रोपियोजियोग्राफी, जो कि 1882 से लेकर के 1891 के बीच लिखी गई थी, जिसमें जिसमें उन्होंने सबसे पहले मानव भूगोल का ही नाम लिया था, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल। कई बार ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? इनसे पहले क्वेश्चन था, यहाँ देखो, इनसे पहले क्वेश्चन था, यहाँ देखो प्यारे बच्चों, इनसे पहले क्वेश्चन था मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है, और फिर क्वेश्चन है आप देखो 17 नंबर में। यहाँ एक मिनट मैं बिसर गया। 15 नंबर में क्वेश्चन था मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? यहाँ पे देखो थोड़ा सा टाइप करने में गलती हो गया शायद, ठीक है। मेरे टीम को क्वेश्चन को टाइप करने में थोड़ा सा गलती हो गया, कोई बात नहीं, हमसे भी एडजस्ट कर लेंगे, हमसे भी शांत रहो, ठीक है। मानव भूगोल का संस्थापक फ्रेडरिक रेटजेल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? यहाँ देखो क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ था, ठीक है। जब हम सभी पीपीटी बना रहे थे, क्वेश्चन आंसर बना रहे थे, तो यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज नहीं किया गया, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को डिसमैच कर दो, ठीक है। चलिए हम सभी 17 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन है 17 नंबर पे बच्चों, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, बताइए। 17 नंबर में जो क्वेश्चन है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? प्रवास के लिए, या फिर भू निम्नीकरण के लिए, या फिर वायु प्रदूषण के लिए, या फिर गंदी बस्तियों के लिए? प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है खास करके प्रवास के लिए, ठीक है। अब प्रवास का मतलब क्या होता है मैं आप सभी को ये बताता हूँ, ठीक है। देखो प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक ये भी मैं आप सभी को बताऊंगा। ये देखो प्रतिकर्ष कारक का मतलब देखो प्यारे बच्चों, ये वे कारण होते हैं, प्रतिकर्ष ये वे कारण होते हैं जो लोगों को अपने मूल स्थान से दूर जाने पर मजबूत करते हैं, जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी, ठीक है। जैसे अभी बिहार के लोग हरियाणा जाते हैं, कोई हैदराबाद जाते हैं काम करने के लिए, उसी को बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक, ठीक है। लेकिन उनको मजबूरी है, लेकिन उनको जाना ही पड़ेगा। अब देखो अपकर्ष कारक का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो अपकर्ष क्या होता है। अपकर्ष होता है ये वे कारण होते हैं जो लोगों को किसी एक स्थान की ओर आकर्षित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, जिसकी नौकरी, हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो करेंगे, हम आईएएस बनेंगे तो बनेंगे, ठीक है, आर्मी बनेंगे तो बनेंगे, ठीक है। यानी कि इसका मतलब हो गया प्यारे बच्चों कि जो लोगों को किसी एक स्थान से और दूसरी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे रोजगार के अवसर, बेहतर शिक्षा और चिकित्सा। सरकारी स्कूल में कोई नहीं पढ़ेगा, प्राइवेट स्कूल चाहिए सबको, ठीक है कि नहीं? उसी वही होता है आकर्षण, अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष का मतलब होता है मजबूरी में किसी एक स्थान से दूसरी जगह जाना, और अपकर्ष का मतलब होता है जानबूझ के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। जैसे कि हमको नौकरी चाहिए तो नौकरी चाहिए, यानी कि अपने घर में पढ़ाई नहीं करेंगे, जाके पटना में पढ़ाई करेगा, ठीक है। यही हो गया प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक का उत्तरदायी खास करके प्रवास के लिए, ठीक है, यानी कि एक स्थान से दूसरे जगह जाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 17 का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 18 नंबर में, गरीबों का सबसे कम अनुपात किस राज्य में है? गरीबों का सबसे कम अनुपात किस राज्य में है? पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा या फिर जम्मू कश्मीर? गरीबों का सबसे कम अनुपात किस राज्य में प्यारे बच्चों? एक सेकंड, गरीबों का सबसे कम अनुपात किस राज्य में है? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पंजाब में, ठीक है। गरीबों का सबसे कम अनुपात किस राज्य में है? पंजाब में है, ठीक है। चलिए पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है बताइए? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा या फिर गुजरात? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। अब देखते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा इनको किन से जोड़ता है, बताइए आप सभी। पूर्व पश्चिम गलियारा इनको किन से जोड़ता है? यहाँ पर मैं आप सभी को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। देखो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है प्यारे बच्चों, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से, मैंने आप सभी को पिछले वाले क्लास में बताया था, ठीक है। और पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर यानी कि जो कि असम में है, और पोरबंदर जो कि गुजरात में जो है, ठीक है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से लेकर के
सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर दक्षिण गलियारा, दोनों में से एक क्वेश्चन कोई पूछेगा, ठीक है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से, पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, ठीक है। जो कौन कहाँ पर बसा हुआ है आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। श्रीनगर और कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, सिलचर असम में है, पोरबंदर गुजरात में है, याद रखिएगा। पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है तो सिलचर से पोरबंदर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय कहवा का सबसे बड़ा ग्रह। अब देखो 21 नंबर में प्रश्न क्या पूछा, आप सभी कमेंट करो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैं पानी पीता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है भारतीय कहवा, कहवा, कहवा का मतलब क्या होता है बताइए आप सभी। कहवा का मतलब क्या होता है। भारतीय भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। कहवा का मतलब कॉफी होता है प्यारे बच्चों, कॉफी, ठीक है। कहवा का मतलब क्या होता है, कॉफी होता है। भारत विश्व का, हमारे प्यारे भारत देश विश्व का छठा सबसे बड़ा उत्पादक देश है कॉफी का, ठीक है। अब देखो भारतीय कॉफी की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी होती है। भारत में कॉफी की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी होती है, खास करके कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। हमारे भारत देश में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में खास करके कॉफी सबसे ज्यादा उगाई जाती है। भारतीय कॉफी लगभग 70% हिस्सा निर्यात किया जाता है। हमारे भारत देश से 70% कॉफी को एक देश से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। और इन निर्यात में सबसे बड़ा ग्राहक देश है इटली, ठीक है। सबसे ज्यादा भारत से कॉफी किसको भेजा जाता है, तो इटली को भेजा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का हवा सबसे बड़ा ग्राहक है तो क्या होगा, इटली, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। भारतीय कहवा का सबसे बड़ा ग्राहक है इटली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, याद कर लो आप सभी, ठीक है। भारत सबसे ज्यादा कॉफी किसको भेजता है, तो इटली को भेजता है, ठीक है। चलिए, रबी फसल की बुआई कब होती है। देखो रबी फसल की बुआई कब होती है। बुआई का समय होता है अक्टूबर से दिसंबर, या फिर मान लो ना अक्टूबर से नवंबर। अगर ऑप्शन में दिखाई दे अक्टूबर से दिसंबर तो बेझिझक टिक मार देना, नंबर मिल जाएगा आप सभी को, ठीक है। रबी फसल की बुआई होती है अक्टूबर से नवंबर। कटाई का समय होता है मार्च से अप्रैल। मुख्य फसलें जैसे रबी फसल के अंतर्गत आते हैं गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, मसूर, ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और खरीफ फसल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। रबी फसल की बुआई कब होती है, अक्टूबर से नवंबर या फिर दिसंबर होता है, ठीक है। चलिए, बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। हमारे भारत देश में बॉक्साइट सबसे ज्यादा राज्य कौन उगाता है, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा या फिर गुजरात। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा उड़ीसा, ठीक है। 23 का सही आंसर, फिर एक सेकंड, 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ठीक है। बॉक्साइट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है, सबसे आगे राज्य है उड़ीसा है, ठीक है, भारत देश का राज्य है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है बताइए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि जिसे हम सभी शॉर्टकट में WTO के नाम से जानते हैं, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1995 को हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। यह संगठन विश्व के देशों के बीच, यह संगठन विश्व के देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियति और सरल बनाने का कार्य करता है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन जो है दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियति और सरल बनाने का कार्य करता है, क्या, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है 24 नंबर में, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये बताना है आप सभी को। ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। पूरे क्वेश्चन बैंक से मैंने आप सभी को शुरू में बताया था, पूरे क्वेश्चन बैंक में अभी तक में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, यानी कि जब से एग्जाम हम सभी का स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 12th वालों का एग्जाम स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर के ज्योग्राफी में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे हैं उनमें से वह क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा रहा हूं जो क्वेश्चन 2026 में 99% चांस है कि पूछ सकता है, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो जेनेवा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, अभी जस्ट मैंने आप सभी को बताया था। यहाँ देखो, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बताता हूँ। ऑप्शन में दिखाया जाता है 1992, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है, इसमें टिक मत मारिएगा, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1995 को हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। आप सभी हमेशा याद रखेगा, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल परफेक्ट आंसर मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। 26 नंबर में डेसिबल मापन इकाई है। डेसिबल से क्या मापा जाता है, ध्वनि को मापा जाता है प्यारे बच्चों, ध्वनि प्रदूषण को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। डेसिबल मापन इकाई है ध्वनि प्रदूषण की, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन है 27 नंबर में, पश्चिम मध्य रेलवे, ठीक है, मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइए आप सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एक सेकंड, पश्चिम मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मुंबई, भोपाल, जबलपुर या फिर नागपुर। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जबलपुर में, ठीक है, याद रखिएगा।
पश्चिम मध्य रेलवे मंडल का भी मुख्यालय कहाँ पर है? तो जबलपुर में है। चलिए, पायकारा जल विद्युत परियोजना है, पायकारा जल विद्युत परियोजना है। सभी क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेंसिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अच्छे से याद कर लो वीडियो को, मतलब बार-बार देखो लेकिन याद कर लो, वीडियो को सेव कर लो आपसे भी खास करके, ठीक है? पायकारा जल विद्युत परियोजना है, कहाँ पर? तमिलनाडु, पंजाब, असम, मणिपुर, बताइए। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तमिलनाडु में, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। पायकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, ठीक है? आप देखो, मैं आप सभी को थोड़ा-सा डिटेल में बता देता हूँ। पायकारा जल विद्युत परियोजना प्यारे बच्चों, पायकारा जल विद्युत परियोजना, ठीक है? दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में स्थित है, ये तो मैंने आप सभी को बता दिया। यह परियोजना नीलगिरी पर्वत के पास स्थित पायकारा नदी पर बनाई गई है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा-सा समझने वाली बात क्या है, ये तो मैंने आप सभी को बता दिया। पायकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है, ठीक है? दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है? यह परियोजना नीलगिरी पर्वत कोई आम पर्वत नहीं है, ठीक है? आप सभी को शायद मालूम होगा, ठीक है? यह परियोजना नीलगिरी पर्वत के पास स्थित पायकारा नदी पर बनाई गई है, ठीक है? पायकारा जल विद्युत परियोजना जो है, नीलगिरी पर्वत के पास एक स्थित पायकारा नदी है, जो उन पर बनाई गई है, पायकारा जल विद्युत परियोजना, ठीक है? अब देखो, यह तमिलनाडु की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है, जिसका निर्माण 1932 में किया गया था, ठीक है? जब ये जो है प्यारे बच्चों, पायकारा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना में से एक है, जिनका निर्माण 1932 में किया गया था। याद रखिएगा आप सभी। चलिए, हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ पर है? हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ पर है? हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप सभी को क्वेश्चन बार-बार पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है? हुबली दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है, ठीक है? समझ लो, हुबली दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य का एक प्रमुख प्रमुख औद्योगिक नगर है। जो औद्योगिक नगर का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने आप सभी को बता दिया, ठीक है? जहाँ जो चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, वहाँ के लोगों को वहाँ पर रोजगार मिले, उसी को ही औद्योगिक नगर बोलते हैं, है कि नहीं? जो धारवाड़ जिले में स्थित है, ठीक है? धारवाड़ जिले में स्थित है। हुबली में सूती वस्त्र उद्योग बहुत प्रसिद्ध है। हुबली में प्यारे बच्चों सूती वस्त्र उद्योग बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है? हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ पर है? तो अब इससे आप सभी को पता चल गया होगा, कर्नाटक राज्य में है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। हुबली सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर है? हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ठीक है? चलिए 30 नंबर में देखते हैं। कोरोना बीमारी से आप देखो, ये जो क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन, कोरोना बीमारी प्यारे बच्चों, कोरोना बीमारी कब आया था? आप सभी कमेंट में बताना, कोरोना बीमारी कब आया था? लगभग 4-5 साल हो गया, ठीक है? कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है। हमारे शरीर में कोरोना बीमारी से सबसे ज़्यादा किस चीज़ को इफ़ेक्ट पड़ता था? ये बताओ। मेरे को पानी पीने दो आप। कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है। देखो, मैं आप सभी को थोड़ा-सा समझा देता हूँ। कोरोना एक प्रकार का वायरस है, ठीक है? आप सभी को पता चल गया होगा। कोरोना वायरस एक प्रकार का श्वसन तंत्र से जुड़ा वायरस है। कोरोना वायरस एक प्रकार का श्वसन तंत्र से जुड़ा वायरस है। यह मुख्य रूप से फेफड़ा पर हमला करता है, ठीक है? किस पे? फेफड़ा पे, याद रखिएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, हृदय पे टिक मारते हैं, हृदय गलत हो जाएगा, फेफड़ा याद रखिएगा। इससे व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है, ठीक है? खांसी, बुखार और ऑक्सीजन की कमी जैसी समस्या होने लगती है। कोरोना बीमारी से खास करके फेफड़े पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? इससे क्या दिक्कत होती है? सांस लेने में कठिनाई होती है, सांस फूलने लगती है, बुखार होता है, ऑक्सीजन यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसे समझो आप सभी, ठीक है? तो कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित क्या होती है? फेफड़ा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है? याद रखिएगा 30 का। अगला, पंचपटनाली खान किस खनिज से संबंधित है? पंचपटनाली खान जो है किस खनिज से संबंधित है? बताइए। देखो, पंचपटनाली खान भारत की सबसे बड़ी बॉक्साइट खदान है, ठीक है? पंचपटनाली खान प्यारे बच्चों भारत की सबसे बड़ी बॉक्साइट खदान है। यह उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में स्थित है। समझ लो, पंचपटनाली, ठीक है? यहाँ पर नाली होगा। पंचपटनाली खान भारत के सबसे सबसे बड़ी बॉक्साइट खदान है। पंचपटनाली खान भारत की सबसे बड़ी बॉक्साइट खदान है, और यह कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य के कोरापुट, ठीक है? कोरापुट जिले में स्थित है, याद रखिएगा। यानी कि क्वेश्चन हमसे भी से पूछ रहा है 31 नंबर में, पंचपटनाली खान किस खनिज से संबंधित है? तो क्या? बॉक्साइट। मैंने आप सभी को जस्ट अभी बताया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है? चलिए 32, निम्न में से कौन लो एस्क खान छत्तीसगढ़ में है? निम्नलिखित में ऐसा कौन सा लो एस्क खान है जो कि छत्तीसगढ़ में है? ये बताना है आप सभी को। 32 नंबर में यही क्वेश्चन है, तो बताइए। 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बेलाडीला खान प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन 2026 में 99% पूछ सकता है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन लो एस्क खान छत्तीसगढ़ में है? तो बेलाडीला खान, ठीक है? चलिए, लूनी नदी की प्रभाव की दिशा क्या है? यानी कि लूनी नदी जो है उनकी दिशा क्या है, वो किस ओर बहती है? तो आपसे भी याद रखिएगा, लूनी नदी की प्रभाव की दिशा है प्यारे बच्चों 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है? अगर ऑप्शन में सिर्फ पश्चिम दिखाई दे तो आप सभी पश्चिम में टिक मारिएगा, नंबर आप सभी को 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है? याद रखिएगा, लूनी नदी के प्रभाव की दिशा क्या है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए,
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? बताइए। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझो। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है। देखो, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को आमतौर पर नाहवा, ठीक है, नाहवा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को नाहवा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं हम सभी, जो महाराष्ट्र राज्य के मुंबई के समीप अरब सागर के तट पर स्थित है। जो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, ठीक है, कंटेनर बंदरगाह है, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह क्या कहलाता है? बताइए। तो नहावा सेवा बंदरगाह कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। मैंने आप सभी को बताया था, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को नहावा सेवा बंदरगाह भी हम सभी जानते हैं, ठीक है, जो महाराष्ट्र राज्य के मुंबई के समीप अरब सागर के तट पर स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। मुक्ति व्यापार नीति, जिसे हम सभी मुक्त व्यापार नीति बोलते हैं या फिर मुक्त कास्ट नीति बोलते हैं, ये कब लागू की गई थी? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन एक सेकंड। मुक्त व्यापार नीति, ठीक है, इनको देखो, यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनता है हम सभी के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन हो गया मुक्त व्यापार नीति, और दूसरा क्वेश्चन हो गया मुक्त बाजार नीति, और तीसरा क्वेश्चन हो गया मुक्त कास्ट नीति। अगर इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे से पूछे तो इसका एक ही आंसर होगा प्यारे बच्चों। 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1991, ठीक है। एक सेकंड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। मुक्त बाजार नीति कब लागू की गई, या फिर मुक्त व्यापार नीति कब लागू की गई, या फिर मुक्त कास्ट नीति कब लागू की गई? तो 1991, ठीक है, 1991। ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल सही आंसर है। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। किसने कहा कि मानव प्रकृति का दास है? कितने बच्चे बता सकते हो, बताओ, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एलन चर्चिल सैंपल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? तो एलन चर्चिल सैंपल, ठीक है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अफ्रीका प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो, मैं अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुल जनसंख्या अफ्रीका में कुल जनसंख्या कितना है? कुल जनसंख्या एशिया सबसे अधिक है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि, देखो यहाँ पर क्वेश्चन कहने का मतलब कुछ और है, ठीक है। देखो, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि, क्वेश्चन क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि अगर पूछे, ठीक है, कुल जनसंख्या पूछे तो एशिया सबसे अधिक है, ठीक है। एशिया के क्वेश्चन को ध्यान से समझो, मैं आपसे बताता हूँ फिर से, ठीक है। निम्नलिखित में, सुनो मेरी बात को, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या सबसे अधिक है? अगर जनसंख्या सिर्फ पूछे तो एशिया में टिक मारिएगा। अगर जनसंख्या वृद्धि दर पूछे तो आप सभी किस में टिक मारोगे? अफ्रीका में टिक मारिएगा। अगर जनसंख्या घनत्व में पूछे तो सबसे ज्यादा है एशिया में। समझे आप सभी? नहीं समझे होंगे, फिर से बताऊंगा, ठीक है। देखो, अगर क्वेश्चन में दिखाई दे निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या सबसे अधिक है, तो जनसंख्या सबसे अधिक है एशिया में। अगर जनसंख्या वृद्धि दर पूछे, ठीक है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर है, तो अफ्रीका हो गया, जो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो एशिया। समझ गए? 3 क्वेश्चन यहाँ पर था। चलिए अगला, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो तालाब है, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, नहर में टिक मारते हैं, तालाब में टिक मारते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। दक्षिण भारत में प्यारे बच्चों, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है तालाब, ठीक है। देखो, दक्षिण भारत जैसे तमिलनाडु, दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य बसे हैं? जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना आदि राज्य में सिंचाई का प्रमुख स्रोत तालाब ही है, ठीक है। दक्षिण भारत में कौन कौन से आते हैं? तमिलनाडु आते हैं, एग्जाम्पल है, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना आदि राज्यों में सिंचाई का मुख्य स्रोत तालाब है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा तीर्थीय क्रियाकलाप कौन सा है? विश्व का, पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा तीर्थीय क्रियाकलाप है पर्यटन, ठीक है। और पर्यटन का मतलब क्या होता है मालूम है? देखो बताऊं, तीर्थ, ठीक है, पर्यटन, देखो प्यारे बच्चों, क्रियाकलाप वे कार्य होते हैं, तृतीय क्रियाकलाप, यहाँ पर देखो तियक लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर लेकिन तृतीयक होगा, ठीक है। तृतीय क्रियाकलाप वे कार्य होते हैं जो सेवाएं प्रदान करते हैं। तृतीय क्रियाकलाप वे क्रियाकलाप होते हैं जो सेवा प्रदान करते हैं, जैसे परिवहन, संचार, व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, चिकित्सा और पर्यटन। इनमें से पर्यटन उद्योग आज के समय में विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप बन चुका है, ठीक है। तृतीय क्रियाकलाप का अंतर, देखो, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये जानना होगा तृतीय क्रियाकलाप क्या है। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं प्यारे बच्चों, जो सेवा प्रदान करता है, ठीक है। जो सेवा प्रदान क्या क्या करता है? तो शिक्षा हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, चिकित्सा हो गया, ठीक है, परिवहन हो गया, और ये हो गया पर्यटन हो गया। पर्यटन यानी कि घूमना फिरना, ठीक है। अभी पर्यटन सबसे ज्यादा आगे पहुंच चुका है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब पर्यटन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा तीर्थयात्री क्रियाकलाप क्या बन चुका है? विश्व का सबसे बड़ा तीर्थयात्री क्रियाकलाप अभी है पर्यटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? अब देखो, यहाँ पर भी बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? देखो,
छितरी हुई बस्ती, ठीक है। छितरी हुई बस्ती का मतलब होता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा छितरी हुई बस्ती। इसलिए यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा मतलब बताता हूँ, ठीक है। अब एक सेकंड, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो छितरी हुई बस्ती। इनका मतलब होता है जहां घर या मकान आपस में दूर दूर बने होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ है तो यहाँ एक दूर में बना हुआ है, ठीक है। एक जगह इकट्ठे नहीं होते हैं, उसी को बोलते हैं छितरी हुई बस्ती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो छितरी हुई बस्तियां पाई जाती है, ठीक है। धनबाद प्रसिद्ध है, कोयला के लिए है, सबको मालूम होगा, ठीक है। धनबाद किस, देखिए एक सेकंड, धनबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए, है कि नहीं। 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। धनबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? धनबाद कोयला के लिए प्रसिद्ध है। गिरिशन नगर का संबंध किससे होता है? गिरिशन नगर का संबंध, प्यारे बच्चों, गिरिशन नगर का संबंध किससे होता है? औद्योगिक नगर से, सैनिक या फिर सैन्य नगर से, या फिर व्यापारिक नगर से, या फिर धार्मिक नगर से। 43 का सही आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? बहुत बच्चे को कंफ्यूज होता है कि सर औद्योगिक नगर होगा, लेकिन नाम ना, सैनिक सैन्य नगर होगा, ठीक है। जैसे सैनिक, जैसे आर्मी लोग हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। गिरिशन नगर का संबंध हमेशा सैनिक नगर से ही होता है, ठीक है, जैसे सैन्य नगर बोलते हैं। हथकरघा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? हथकरघा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है, यानी कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है हथकरघा उद्योग किस उद्योग के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक उद्योग, द्वितीय उद्योग, तृतीय उद्योग, या फिर गुटियाल उद्योग, या फिर जिसे हम सभी लघु उद्योग बोलते हैं, ठीक है। गुटियाल उद्योग को, प्यारे बच्चों, गुटियाल उद्योग को लघु उद्योग बोला जाता है, ठीक है। आप सभी बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बताओ। हथकरघा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? हथकरघा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो गुटियाल उद्योग होगा, ठीक है, जिसे हम सभी लघु उद्योग बोलते हैं। दोनों में अगर कोई एक ऑप्शन दिखाई दे तो उसमें टिक मत मारिएगा, टिक मार दीजिएगा, ठीक है, नंबर मिल जाएगा। हथकरघा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो गुटियाल उद्योग, जिसे हम सभी लघु उद्योग बोलते हैं, ठीक है। 44 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, याद हो गया आप सभी को। अगला देखते हैं, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो फेजेंडस, ठीक है, फेजेंडस बोला जाता है कि नहीं, फेजेंडस। फेजे, यहाँ देखो ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। कफेजियल, ठीक है, जिसे हम सभी फेजेंडा बोलते हैं। अगर आप सभी को ऑप्शन में दिखाई दे एग्जाम में कफेजियल, तो बेझिझक आप सभी टिक मार दीजिएगा, ठीक है। कफेजियल, उसी को फेजेंडा बोला जाता है, ठीक है। ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को फेजेंडा या फिर कफेजियल बोला जाता है, ठीक है। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। ब्राजील पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कॉफी का, ठीक है। कौन है? तो ब्राजील है, ठीक है। यहाँ का मुख्य कॉफी क्षेत्र कैफिजियल कहलाता है, ठीक है, जो कि फेजेंडा आप सभी जानते हुए, ठीक है। ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कैफेजियल, जिसे हम सभी फेजेंडा बोलते हैं, ठीक है, जो कि पृथ्वी का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है ब्राजील, ठीक है। चलिए, कोलकाता पतन क्या लिखा हुआ है? कोलकाता पतन, ठीक है, कहाँ स्थित है? कोलकाता पतन कहाँ पर स्थित है बताइए? कर्नाटक में, उड़ीसा में, या फिर केरल में, या फिर पश्चिम बंगाल में? कोलकाता पतन कहाँ पर स्थित है? तो 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है प्यारे बच्चों। यहाँ देखो, कोलकाता पतन कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता पतन पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है कहाँ पर? तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? मैं आप सभी को एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अभी आप सभी जितने भी क्वेश्चन को देखे हो, ठीक है, अभी हम सभी 47 नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ये जितने भी क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन थे। अभी तक में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से लगभग 10-15 हज़ार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया होगा, ठीक है। उनमें से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए छांटा था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरह का वीडियो चाहते हो तो। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है बताइए? 47 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में है। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो गंगा डेल्टा। क्या होगा? कृष्णा डेल्टा होगा, या फिर गोदावरी डेल्टा होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो 48 का सही जवाब जी मुन्ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, गंगा डेल्टा, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है गंगा डेल्टा। धारावी मलिन बस्ती कहाँ पर स्थित है? धारावी मलिन बस्ती, देखो क्वेश्चन सुनने से लगता है धारावी मलिन बस्ती मुंबई में है कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। धारावी मलिन बस्ती कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है, ठीक है। अब देखो, हॉर्टिकल्चर किस खेती से संबंधित है? हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? देखो एक सेकंड, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? जैसे कि जैसे समझो किसी चीज की खेती करना, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर किस खेती से संबंधित है? किस खेत से संबंधित है? तो फल फूल और सब्जी की खेती से हॉर्टिकल्चर का मतलब यही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। हॉर्टिकल्चर किस खेती से संबंधित है? तो फल फूल और सब्जी से। अनाज की खेती में टिक मत मारिएगा, तंबाकू और कॉफी की खेती में भी टिक मत मारिएगा, मक्का और बाजरा की खेती में भी टिक मत मारिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों, फल फूल
किस सब्जी की खेती से, ठीक है, याद रखिएगा। ये थे टोटल 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का, ठीक है। अगर आप सभी को ये सभी क्वेश्चन याद नहीं हुआ है एक बार में तो वीडियो को फिर से देखो, लेकिन प्यारे बच्चों यानी कि लेकिन मुन्ना सभी क्वेश्चन को याद कर लो। टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि 99% चांस है आपको 2026 में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। आएगा ही आएगा, गारंटी के साथ बोलता हूँ, 99% गारंटी है, आएगा ही आएगा। चलिए खैर आगे आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो 100% कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप सभी और वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो आप सभी को किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।